देखिए, अब हम आपको एकदम क्विक रिवीजन करा रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, निश्चित रूप से इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक क्विक रिवीजन आपको कराए दे रहे हैं जल्दी जल्दी से। एक नज़र आप डाल लेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि पढ़ा तो चुके ही हैं ऑलरेडी हम आपको। जैसे एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है कि भारत के संविधान में 20 भाग हैं। पहला कथन दिया हुआ है। दूसरा कथन है, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। क्या दिया है? भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। तीसरा कथन है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। क्या कह रहा है? तीसरा कथन क्या है कि भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जो अनुसूची है, अनुसूची को संविधान संशोधन विधेयकों के द्वारा जोड़ा गया। अब इन 3 कथनों में पूछता है कौन कथन सही है। फिर कूट दिए रहेंगे कि 1, 2 सही है या 2, 3 सही है या फलाना सही है, ऐसे दिए रहेंगे। तो आप जानते हैं, जब आप विचार करेंगे तो आपको पता है भारत के संविधान में 20 नहीं 22 भाग हैं, इसलिए ये कथन, पहला कथन क्या है? गलत है। आपको पता है भारत के संविधान में 390 नहीं 395 अनुच्छेद हैं, इस तरह ये कथन भी गलत हो गया। अब ये कह रहा है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये कथन सही है, क्योंकि जब मूल संविधान बना था तो 8 था। तो इसका मतलब केवल ऐसा विकल्प आप लगाना है कि जिसमें केवल ये उत्तर हो कि कथन थर्ड सही है। भारतीय संविधान में निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? मतलब ये कह रहे हैं कौन सी अनुसूची है जिसमें भारत संघ के राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का ब्यौरा है। तो आपको पता है, हमने आपको बताया था कि जो पहली अनुसूची है, कौन अनुसूची? जो पहली अनुसूची है, जो उसी में जो है वो भारत संघ के जो राज्य हैं उनके नाम और उनके क्षेत्रों के बारे में बताती है। कौन? पहली अनुसूची। इसी तरीके से क्वेश्चन है कि यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो, यदि भारत क्षेत्र में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किए गए एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। यानी ये कह रहे हैं कि अगर एक नए राज्य का सृजन करना हो तो कौन सी अनुसूची जिसमें अनिवार्य रूप से आपको संशोधन करना पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। तो आपको पता ही है कि वास्तव में आप जानिए, आप ये समझ लीजिए कि भारत में जितने राज्य विद्यमान हैं, किसी राज्य का आपको कुछ एक राज्य से एक या एक से अधिक राज्यों से काट कर कोई राज्य बनाना है, तो नाम बदलना है, कुछ भी करना है, तो आपको पता है कि जो पहली अनुसूची है उसमें राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र दिए होते हैं। अब अगर मान लो उत्तर प्रदेश का नाम दिया है और उसका क्षेत्र ये दिया है, अब उत्तराखंड अगर बनना है तो ये ऊपर का भाग उत्तराखंड चला गया उत्तर प्रदेश से, तो इसका क्षेत्र क्या हो गया? बदल गया उत्तर प्रदेश का। तो निश्चित रूप से इस प्रकार का वर्णन किसमें है? पहली अनुसूची में है। तो पहली अनुसूची तो अनिवार्य रूप से संशोधित करनी पड़ेगी। पहली अनुसूची तो अनिवार्य रूप से संशोधित करनी पड़ेगी। और हाँ, आप जानते हैं कि चौथी अनुसूची में किसी राज्य को आवंटित राज्यसभा के क्षेत्र हैं। अब अगर जो राज्य बन रहा है, मान लो एक से काट करके दूसरा राज्य बनाया गया है, अब अगर मान लो इसको एको राज्यसभा के क्षेत्र आवंटित नहीं होने हैं तो चौथी अनुसूची में परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर राज्य इस प्रकार बन रहा है, राज्य इस प्रकार बन रहा है, इस प्रकार कट रहा है, अंग भंग हो रहा है, या एक से अधिक राज्यों को मिला करके ऐसा अंग भंग किया जा रहा है कि विभिन्न राज्यों को जो आवंटित राज्यसभा को स्थान है वो भी प्रभावित होंगे, तो चौथी अनुसूची भी संशोधित करनी पड़ेगी। तो चौथी अनुसूची संशोधित करनी पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती है, लेकिन पहली अनुसूची अनिवार्य रूप से संशोधित करनी पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित संविधान की तृतीय अनुसूचियों में निम्न में से क्या उपबंधित है? ध्यान देखिए, तृतीय अनुसूची के बारे में क्वेश्चन आया है कि क्या प्रावधान है, और क्वेश्चन अक्सर गलत किया गया है। पहला कथन है कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। संघ के मंत्री के लिए शपथ का प्रारूप, यानी संघ का जो मंत्री होगा वो क्या शपथ लेगा, उसका प्रारूप दिया हुआ है। मैं तृतीय अनुसूची के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके कथन लिख रहा हूँ आपको। वो कह रहा है कि जो एक कथन ये है कि संघ के मंत्री के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया है। दूसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तीसरा है
भारत के राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। और चौथा कथन है संसद के सदस्य के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। अब वो कह रहा है कि कूट से सही उत्तर चुनिए। अब आपको ये बताना है कि कूट से सही उत्तर चुनना है कि कौन कथन इनमें सही है। कथन 1, 2, 3, 4 मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, दिमाग में अगर आपको हो, तो हमने आपको बताया था कि जो तृतीय अनुसूची है उस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदों पर कार्य करने वाले लोगों के द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। लेकिन हमने आपको बताया था कि उसमें संघ के मंत्री के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, इसकी शपथ का प्रारूप है और इसकी शपथ का प्रारूप है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपालों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आपको ऐसा विकल्प लगाना, ये विकल्प जिसमें नहीं होगा, यानी कौन सा कथन सही है, 1, 2 और 4 ये कथन सही है। बाकी जो कथन क्या है वो गड़बड़ है, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया गया है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन है कि अक्सर अनुसूचियों को मिलाने के लिए आ जाता है। तो आपको पता है कि जैसे एक क्वेश्चन अक्सर आ गया है मिलाने के लिए कि 7वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची में क्या है और 10वीं अनुसूची में क्या है। तो आपको पता है 9वीं अनुसूची में अक्सर कभी कभी घुमा फिरा के विकल्प दिए जाते हैं। तो जैसे इसमें दिया है 9वीं अनुसूची के संबंध में कि कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण। 9वीं अनुसूची के संबंध में ये दिया हुआ है कि कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण, जैसे मिलाने के लिए आया है। जैसे दिया हुआ है कि ये 7वीं अनुसूची दी हुई है, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं दी है, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। और जैसे आपकी अब दिया है मिला कि आपको पता है 8वीं में क्या है, भाषा है, और 7वीं में क्या है, 7वीं में आपको पता है केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच में विभाजन है, आपको पता है। और 10वीं में क्या है, 10वीं सूची है दल बदल से संबंधित। तो आपको इसी तरीके से मिला देना है। आपको पता है कि 9वीं अनुसूची में कुछ कानून ऐसे हैं, विशेषकर भूमि सुधार से संबंधित कानून डाल दिए गए हैं ताकि उन कानूनों को किसी न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। लेकिन आपको पता है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर वो कानून डाले गए हैं तो उनको चुनौती दी जा सकती है, मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे इसी तरीके से 9वीं अनुसूची के संबंध में फिर अगला सवाल है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किसमें सम्मिलित किया गया है। तो आपको पता है भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है। इसी तरीके से एक सवाल और है मुझे पूछा गया है, इसमें IAS में 2018 में पूछा गया है कि भारत लिखा है कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। क्या कह रहा है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को 9वीं अनुसूची में, बहुत अच्छा सवाल है ये, कॉन्सेप्ट का सवाल है कि किसी कानून विशेष को भारत की संसद जो है, संसद किसी कानून विशेष को, ये एक कथन दिया हुआ है, पहला कथन। फिर दूसरा कथन है 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। यानी दूसरा कथन ये कह रहा है कि 9वीं अनुसूची में इस प्रकार डाले गए किसी कानून को, कोई अगर कानून डाल जाता है, किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय
नहीं लिया जा सकता। अब ये दो कथन दिए हैं और कह रहा है कि विकल्प इस तरीके से दिए हैं कि दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत हैं, कथन एक सही है, कथन दो सही है। अब अगर आपको मैंने जो पढ़ाया है अगर वो आपके दिमाग में है तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बताया है। मैंने वही बताया जो आज संवैधानिक स्थिति है। क्या स्थिति है? ये बात सही है, आज की तारीख में भी संसद किसी भी कानून को नवीन सूची में डाल सकती है, किसी भी कानून को नवीन सूची में डाल सकती है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। लेकिन हमने आपको बताया था कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद के बाद स्थिति ये है कि नवीन सूची में डाले गए कानून का परीक्षण भी न्यायालय इस आधार पर कर सकता है कि कहीं यह कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं करता। क्योंकि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करती हो। अगर कोई कानून ऐसा बनाया है जिसके बारे में लगता है कि ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करती है तो फिर वो कानून अवैध होगा। लेकिन वो अवैध है कि नहीं है ये तभी पता चलेगा जब कोर्ट उसका परीक्षण करेगा। इसलिए नवीन सूची में डालने के बाद भी उस कानून को न्यायिक पुनरावलोकन से सरकार रोक नहीं सकती। कोर्ट ये देखेगा, सिर्फ ये देखेगा कि ये कानून फंडामेंटल स्ट्रक्चर का तो उल्लंघन नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो फिर नवीन सूची में पड़ा रहेगा और उसको फिर न्यायिक संरक्षण प्राप्त रहेगा, यानी वो कानून रद्द नहीं होगा। तो कथन एक सही है और कथन दो क्या है? गलत है। क्योंकि न्यायालय द्वारा जो लिखा है परीक्षण नहीं किया जा सकता तो गलत है। न्यायालय के द्वारा परीक्षण किया जा सकता है और किस आधार पर किया जा सकता है? सिर्फ वही आधार है और किसी आधार पर नहीं किया जा सकता है। सिर्फ वही आधार है कि वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर का उल्लंघन तो नहीं करता। अच्छा, कभी कभी इस तरीके से मिलाने में आ जाता है। आपको पता है हमने आपको बताया था कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, हमने आपको बताया था। और इसमें जब बना था 97 विषय थे, राष्ट्र सूची में जो है वो 66 विषय थे और इसमें 47 विषय थे। तो कभी कभी ऐसे सूचियों को मिलाने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। बाद में इनकी संख्या आप जानते हैं परिवर्तित होती रही है, लेकिन प्रविष्टियाँ जो है अभी भी वही हैं। इसी तरीके से जो है क्वेश्चन आया है कि अच्छा 5वीं और 6ठी अनुसूची से बहुत क्वेश्चन आते हैं और अक्सर जो है हम गड़बड़ कर देते हैं। हमने आपको बताया है कि जो 6ठी अनुसूची है, ये दोनों अनुसूचियाँ जो हैं वो भारत के विभिन्न भागों में रहने वाली जनजातियों के प्रशासन और कल्याण से संबंधित हैं। लेकिन आपको पता है, आपको याद रखना है 6ठी अनुसूची में जो है असम, बहुत याद रखना है, इसको बहुत पूछा जाता है और सब कुछ जानते हुए अभी गड़बड़ कर देते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में रहने वाले जनजातियों के संबंध में प्रावधान है और 5वीं अनुसूची में इन राज्यों के अलावा शेष भारत में रहने वाली जनजातियों के संबंध में प्रावधान है। तो जैसे क्वेश्चन आया है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में विशेष उपबंध हैं, तो आपको पता है कि किसमें है? विभिन्न राज्यों के संबंध में। यानी सीधी आशय है कि वो 5वीं अनुसूची की बात कर रहा है, क्योंकि 6ठी अनुसूची में इन सिर्फ 4 राज्यों के संबंध में है। आपको पता है कि भारत में आज की तारीख में 28 राज्य हैं और जो है केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो बाकी राज्यों में के संबंध में किसमें है? 5वीं में है। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए हैं? 5वीं और 6ठी अनुसूची के जो उपबंध हैं वो किसके लिए हैं? विकल्प दिए हुए हैं। अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायत की शक्तियों के लिए और सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के लिए। तो स्वाभाविक है कि विकल्प जो है वो पहला विकल्प सही है। संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती? संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती? और विकल्प दिए हैं आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। क्या क्या विकल्प दिए हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। ये है, बी विकल्प ये है, सी विकल्प ये, डी है। और कह रहा है कि जो 6ठी अनुसूची है वो किस राज्य में लागू नहीं होती। तो अगर आपको पता है
कि छठी अनुसूची लागू होती है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में, इन्हीं 4 राज्यों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर पता है कि इन्हीं 4 राज्यों में लागू होती है तो आप समझ जाएंगे कि जो मणिपुर है यानी विकल्प जो डी है वो गलत है, क्योंकि जो छठी अनुसूची है वो मणिपुर में लागू नहीं होती है। एक बार मणिपुर विकल्प दिया है, कल सवाल आएगा कोई और विकल्प हो सकता है। आपको बस ये याद रखना है कि छठी अनुसूची का संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से है। बस, तो आप कभी गड़बड़ नहीं करेंगे चाहे जो विकल्प दिया हो। एक सवाल है, बहुत पूछा जाता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस दिन हमारा जो सही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो क्या था। और विकल्प दिए रहते हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो आपको पता है कि आपको बस इतना याद रखना है, आपको प्रस्तावना याद रखनी है, आपको अपनी प्रस्तावना याद रखनी, प्रस्तावना याद कर लीजिए, क्योंकि प्रस्तावना से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप याद नहीं करेंगे प्रस्तावना तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि शुरुआत में ही हमने लिखा था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और पता है, अगर आप देखेंगे आज की प्रस्तावना क्या है, शुरुआत में अगर देखेंगे लिखा है संपूर्ण, आज देखेंगे आज 42वें संविधान संशोधन के बाद, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये शब्द प्रयोग है आज। और आपको ये भी पता है कि जिनमें समाजवादी मूल जब संविधान बना था यानी 26 जनवरी 1950 को नहीं था, क्योंकि ये जो है 1976 में 42वें के द्वारा जोड़ा गया, ये शब्द भी नहीं था। तो अगर 26 जनवरी की स्थिति देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा संविधान, हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, हमारी स्थिति हो जाएगी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इस तरीके से जब आप विकल्प देखेंगे तो आपको लगेगा कि विकल्प जो है सी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यही सही है। आज स्थिति हमारी यही है, संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारी ये स्थिति ये नहीं थी। तो इसलिए सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि हम आपको बार बार बताते हैं संविधान वही है, इतिहास वही है, कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे, रोज़ शब्दों का ही हेर फेर करके क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अब एक क्वेश्चन इसी तरीके से और पूछा गया है कि जो है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है। भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबिंबित होता है, प्रभावित नहीं प्रतिबिंबित होता है। तो स्वाभाविक है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना से ही पता चलता है कि वास्तव में हमारे संविधान निर्माता क्या चाहते थे और क्या करने वाले थे, उनके भाव क्या थे, उनके विचार क्या थे, उनकी सोच क्या थी, ये किससे प्रतिबिंबित होता है, उसका प्रतिनिधित्व कौन करती है। तो जो प्रस्तावना है या जो उद्देशिका है वही भारत के संविधान निर्माताओं के विचारों का, भावों का, सोच का प्रतिनिधित्व करती है, प्रतिबिंबित करती है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है, बहुत पूछा जाता है और अक्सर हम गड़बड़ कर देते हैं, और पूछा बहुत जाता है कि एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और फिर पूछा जाएगा कि संविधान में हमारे देश या हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख है किन नामों से किया गया है। और जैसे विकल्प दिए हैं भारत तथा इंडिया, विकल्प क्या दिए हैं, भारत एवं इंडिया, एक ये विकल्प दिया है। दूसरा विकल्प है केवल भारत, दूसरा विकल्प है केवल भारत। तीसरा विकल्प है हिंदुस्तान तथा इंडिया, तीसरा विकल्प है हिंदुस्तान तथा इंडिया। और चौथा विकल्प है भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। अब आप लोग बताओ कि भारत के संविधान में हमारे देश या हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो अगर आपको याद होगा, आपने आपको बताया था, बिल्कुल कहीं गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है और रत्ती भर भी कोई डाउट भी नहीं है। हमने आपको बताया था अनुच्छेद 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया
दैट इज भारत। भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये लिखा हुआ है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में क्या लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो स्वाभाविक है कि हमारे संविधान में हमारे देश के दो ही नाम उल्लिखित हैं, इंडिया और भारत। यानी कौन सा विकल्प सही है? फर्स्ट विकल्प सही है और सारे विकल्प गलत हैं। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इस तरीके से यही विकल्प सही है। बस यही तरीके से सवाल है अक्सर कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रभुत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो जैसे सपोज कर लीजिए कितने, और ये विकल्प दिए हैं, ये क्वेश्चन फिर पूछा जा सकता है। जैसे विकल्प है 3 5 2 1, 3 5 2 1। विकल्प बी है 1 3 5 2, 1 3 5 2। फिर है 2 5 3 1। सी है 2 5 3 1 और डी है 5 2 1 3। डी है 5 2 1 3। और क्वेश्चन क्या है, फिर रिपीट करूं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व, कितने प्रकार का न्याय, कितने प्रकार का न्याय, कितने प्रकार और स्वतंत्रता, कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। तो अब ये आपको इन विकल्पों के आधार पर उत्तर देना है। तो आप सब जानते हैं कि भारत में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यानी 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। स्वतंत्रता, आप देखेंगे कि भारत के संविधान में बताया गया है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 चीज़ों की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी आपको। समानता, अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता की बात कही गई है। और भ्रातृत्व, तो भ्रातृत्व की बात कही गई है, यानी कि विभिन्न प्रकार के भ्रातृत्व की बात नहीं कही गई, सिर्फ भ्रातृत्व की बात कही गई है। तो आपको कौन सा विकल्प उत्तर लगाना है? आपको ये विकल्प लगाना है 3 5 2 1, यानी कौन सा विकल्प लगाना है? विकल्प ए लगाना है 3 5 2 1। ये विकल्प आपको लगा देना है। तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। इसी तरीके से फिर एक क्वेश्चन आ गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित कौन सा क्रम सही है? भारत के संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो बस आपको क्रम वही याद रखना है आज की तारीख में कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इन्हीं में से एक है विकल्प, उसी आधार पर आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो फिर आज फिलहाल इस वीडियो में इतने क्वेश्चन हमें आपको बताने हैं। इनको आप एक क्विक रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता है। थैंक यू।